दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिशियंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबस्टेशन। सबस्टेशन पावर सिस्टम का अहम हिस्सा है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में तीन मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बाद हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है। अब मैं थोड़ा सा इन प्रक्रियाओं के बारे में बता देता हूँ। जनरेशन में अलग अलग तरीके से बिजली बनाई जाती है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट। यहाँ से अक्सर 11 kV वोल्टेज जनरेट होती है, जिसको और भी हाई वोल्टेज बनाकर इसका ट्रांसमिशन किया जाता है। ट्रांसमिशन काफी हाई वोल्टेज पर होता है, 33 kV से 765 kV तक। इसे हाई वोल्टेज पर इसलिए ट्रांसमिशन किया जाता है क्योंकि हाई वोल्टेज पर पावर लॉस कम होते हैं। वोल्टेज हाई होने की वजह से करंट कम जाता है, और करंट कम जाता है तो हमारा I2R जो लॉस होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया में फिर से कम करके 11 kV तक कर दी जाती है, और यहाँ से इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सप्लाई के लिए चली जाती है। दोस्तों तो यहाँ से ये पता चलता है कि जनरेशन से ट्रांसमिशन के समय वोल्टेजेस हाई की जाती हैं, और ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन के समय वोल्टेजेस लो की जाती हैं। ये प्रक्रिया सबस्टेशन के द्वारा होती है। हमारे पावर सिस्टम में दो जगह पर सबस्टेशन जरूर लगते हैं, एक जनरेशन और ट्रांसमिशन के बीच में, दूसरा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। इसलिए सबस्टेशन के बारे में जानना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सबस्टेशन के द्वारा वोल्टेज बढ़ाई जाती है और यहाँ कम की जाती है। दोस्तों वैसे तो सबस्टेशन में काफी सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, बट कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। लाइटनिंग अरेस्टर इस तरह का होता है, जब कभी मौसम खराब होता है तो काफी लाइटनिंग होती है, तो चांसेस होते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन या सबस्टेशन पर बिजली गिर सकती है। तो उस कंडीशन में वोल्टेज काफी ज्यादा हाई हो जाती है, जो हमारे ट्रांसफार्मर और दूसरे महंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को खराब कर सकती है। उस कंडीशन में लाइटनिंग अरेस्टर सारी वोल्टेजेस को बाईपास कर ग्राउंड कर देता है, जिससे सारी करंट इसमें से चली जाती है और दूसरे इक्विपमेंट खराब होने से बच जाते हैं। सर्किट ब्रेकर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सर्किट को ब्रेक करते हैं। जब सर्किट में कोई फॉल्ट हो जाता है, जैसे कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट, उस कंडीशन में यह आगे सर्किट में करंट फ्लो को रोक देता है, जिससे कि ओवर करंट की वजह से हमारे सबस्टेशन में इक्विपमेंट्स डैमेज होने से बच जाते हैं। ये मैनुअली और ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल होते हैं। सर्किट ब्रेकर के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल फील्ड सर्किट ब्रेकर, VCB या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। अब हम समझते हैं आइसोलेटर के बारे में। जब सबस्टेशन में मेंटेनेंस होती है या कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन में सारे सबस्टेशन की सप्लाई को बंद करना पड़ता है, जिससे केवल सर्किट ब्रेकर को ऑफ करके काम नहीं चलता, क्योंकि सबस्टेशन में कुछ इक्विपमेंट्स एनर्जाइज रहते हैं, मतलब कि उनमें वोल्टेजेस रहती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए हमें आइसोलेटर्स की जरूरत होती है। करंट ट्रांसफार्मर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाई वैल्यू करंट्स को नापने के काम में आता है। इसे CT भी बोला जाता है, क्योंकि हाई करंट्स को हम क्लैम्प मीटर से नहीं नाप सकते। CT एक तरह का ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वैल्यू करंट को कम करके लो करंट में कन्वर्ट कर देता है, जिस वैल्यू को आसानी से नापा जा सकता है। जिस तरह से CT एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, उसी तरह से PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है। यह हाई वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करके लो वोल्टेज बनाता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इस तरह ये दोनों इलेक्ट्रिकल मीटरिंग में काम आते हैं। पावर ट्रांसफार्मर। अब हम बात करते हैं सबस्टेशन के हार्ट के बारे में, जो होता है पावर ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये पूरे सबस्टेशन का मेन काम करता है, वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करना या स्टेप अप करना। अगर ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में लगता है तो ये वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करता है, और ये जनरेशन और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में लगता है तो ये स्टेप अप का काम करता है। ये एक ट्रांसफार्मर है, ये इसका कोर है। इस साइड की वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और इसमें जितने टर्न्स हैं उनको हम प्राइमरी टर्न्स कहते हैं। NP से इसे दिखाया जाता है। ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, और इसके जो टर्न्स हैं वो NS से दिखाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स ज्यादा होते हैं। मान लेते हैं इधर 33 kV की लाइन आती है, और ये उसके अकॉर्डिंग इस कोर में एक फ्लक्स बनाता है, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। जब फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर से पास होता है तो उसमें ये एक वोल्टेज पैदा कर देता है, जिसे सेकेंडरी वोल्टेज बोलते
बोलते हैं। इधर हमारी 33 kV है और ये इसको स्टेप डाउन करके 11 kV वोल्टेज पर कर देता है। यहाँ से ये अलग अलग लाइंस में चली जाती है जिन्हें हम फीडर्स बोलते हैं। फीडर्स से सप्लाई अलग अलग लोड्स को दी जाती है, इंडस्ट्रीज के लिए और आपके घरों की सप्लाई के लिए। इस कंडीशन में दोस्तों ये 33 kV बाय 11 kV का पावर ट्रांसफार्मर बोला जाएगा। इनको MVA में बोला जाता है। पावर ट्रांसफार्मर में काफी ज्यादा वोल्टेज और करंट होता है, जिसके कारण काफी ज्यादा हीट ट्रांसफार्मर्स में बन जाती है, जिनमें हीट सिंक काफी नहीं होते हीट को डिसिपेट करने के लिए, इसलिए उनमें फैंस भी लगाए जाते हैं। सबस्टेशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, स्टेप अप सबस्टेशन, स्टेप डाउन सबस्टेशन, स्विचिंग सबस्टेशन, इंडोर सबस्टेशन, आउटडोर सबस्टेशन, अंडरग्राउंड सबस्टेशन। अंडरग्राउंड सबस्टेशन वहां बनाया जाते हैं जहां स्पेस की कमी होती है। सबस्टेशन ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज के अनुसार भी बोले जाते हैं, जैसे 220 kV सबस्टेशन, 132 kV सबस्टेशन, 11 kV सबस्टेशन। एक और तरह का सबस्टेशन होता है जिन्हें बोला जाता है कस्टमर सबस्टेशन। ये किसी कंपनी की पावर रिक्वायरमेंट के अनुसार इंस्टॉल किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में हमने समझा कि सबस्टेशन क्या होते हैं, इसके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सबस्टेशन के बारे में जरूरत की जानकारी मिली होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।